Welcome dear friends once again. So it is again the basic concepts of macroeconomics national income accounting के संदर्भ में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा किया था स्टॉक फ्लो और इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट की हमने बात की थी। और अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स निकालते हैं तो उसमें हमेशा हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं। जीडीपी को हम जब डिफाइन भी करते हैं तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट की हम बात करते हैं। तो जब कोई आउटपुट बनता है तो वो बिना किसी रॉ मटेरियल के सहयोग के नहीं बन सकता है। कई बार जो फर्म्स होती हैं दूसरे फर्म से कुछ मटेरियल मंगाती हैं और उसको उपयोग करके वो फाइनल आउटपुट बनाती हैं, जो या तो कैपिटल गुड्स हो सकता है या तो कंज्यूमर गुड्स, जिस रूप में भी हो। तो वैसे केस में अगर हम फाइनल आउटपुट में हमेशा जो रॉ मटेरियल का वैल्यू जो होता है वो ऐड होता है। मसलन एक एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो अगर टी वेंडर जब टी सेल करता है तो टी के बनाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं। बाकी सब रॉ मटेरियल को भूल भी जाएं तो दूध से जब टी बनता है तो टी में दूध की जो मिल्क की जो वैल्यू होती है वो भी एडेड होती है। तो इसलिए उसमें अगर हम टी की वैल्यू को भी हम ऐड करें, 10 रुपये का टी है मान लीजिए, 4 रुपये का मिल्क रहा, तो 4 रुपये को भी अगर जोड़ें और 10 रुपये को जोड़ें तो 14 रुपये हो जाएगा। तो ये डबल काउंटिंग हो जा रहा है, क्योंकि 10 रुपये में 4 रुपीज़ मिल्क का ऑलरेडी एडेड है। तो ये हमारे जो नेशनल इनकम जो अकाउंटिंग का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफाइन जिस रूप में हम करते हैं, तो उसमें इस चीज़ को हम डबल काउंटिंग के रूप में परिभाषित करते हैं। तो डबल काउंटिंग को हम जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम आज एड्रेस करने वाले हैं। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस मोर देन वंस while estimating national income is called the problem of double counting। बिल्कुल समझ में आ गई होगी। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा गुड और सर्विस की वैल्यू को काउंट करना, वाइल एस्टिमेटिंग, जब नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कर रहे हो तो इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दिस लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ये क्या होता है, ये ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। डबल काउंटिंग होगा तो 10 रुपये की जगह 14 रुपये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि ओवर एस्टिमेशन हो गया। अब हम यहाँ एक बुक इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज दैट देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। दे आर the wheat producers or the farmers, and the bread makers, the bakers. The wheat producer grows wheat and they don't need any input other than human labor. They sell a part of wheat to the bakers. The bakers don't need any other raw material besides wheat to produce bread. The total value of wheat that the farmers have produced in a year is rupees 100. Out of this they have sold 50 worth of wheat to the bakers. The bakers have used the amount of wheat completely during the year and have produced rupees 200 worth of bread. It is worth noting that to calculate the value added by the bakers, we need to subtract the value of the wheat that they have bought from the farmers, that is intermediate consumption. If we don't do this, we shall commit the mistakes of double counting. This is because rupees 50 worth of wheat will be counted twice. First, it will be counted as a part of the output produced by the farmers. Second time, it will be counted as the imputed value of wheat in the bread produced by the bakers. Therefore, value added by bakers is equal to
200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150। तो ये हमने वैल्यू एडेड को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से देखा। इसको हम डायग्राम बना कर सकते हैं। क्लास में अगर बच्चों को समझाना हो तो इस पर एक छोटा सा स्किट भी बनाया जा सकता है। एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं कि एक व्हीट ले लिया हमने, इसके बाद फ्लोर ले लिया, फ्लोर के बाद हमने ब्रेड बना दिया और ब्रेड के बाद हमने फाइनल कंज्यूमर्स के पास भेज दिया। इसमें हम बाउंड्री लाइन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, कि जो बाउंड्री लाइन का कॉन्सेप्ट है कि तो फिलहाल हम बाउंड्री लाइन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि जब हमको कैलकुलेट जब करना होगा तो हम ब्रेड को कैलकुलेट करें, फिर व्हीट को भी कैलकुलेट कर लें, फिर फ्लोर का भी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मतलब मल्टीपल काउंटिंग हो जाएगी। जब जीडीपी या एनडीपी कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हमको ये डबल काउंटिंग का जो प्रॉब्लम है कि ओवर एस्टिमेशन हो जा रहा है कई बार काउंटिंग होने की वजह से। तो ये हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल के माध्यम से देखने का प्रयास किया। हम आगे बढ़ते हैं। टू अप्रोचेस टू करेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। टू अप्रोचेस टू करेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दो तरीके हैं, दो अप्रोच है हमारे पास, दो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को, समस्या को सुलझा सकते हैं। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एडेड टू द डिटरमाइन द नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC, ठीक है। अब आगे जब आप नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे, नेशनल इनकम मतलब NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम होता है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हम जब फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल गुड्स and services should be added to determine the national income. Value added method क्या कहता है? According to this method, sum total of the value added by each production unit should only be taken into consideration. It means the value of intermediate consumption should not be considered. ठीक है, ये वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन शुड नॉट बी, इंटरमीडिएट जो भी कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, उसको हम माइनस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ABC, जितने भी हैं, या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जो भी है, सब हर जगह जो भी वैल्यू एडिशन होगा उन सारे वैल्यू एडेड को हम ऐड कर देंगे। और इसमें क्या है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के वैल्यू को हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं, इसका हम एक और वीडियो बनाऊंगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ये हम सुभाष डे के बुक के आधार पर बना रहे हैं, और जो कि NCERT के ऊपर टोटली बेस्ड है। बहुत कॉन्साइज दिया हुआ है, बहुत टू द पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद हम दूसरे बुक जो हैं TR जैन से भी हम देखेंगे वैल्यू एड, इसी अप्रोच को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। चलिए, टू अप्रोचेस हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट tax is a tax imposed by the government on production and sales of goods and services. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैं कहता था कि मारोगे तो रोऊंगा, मतलब इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही व्यक्ति के ऊपर जब पड़ता है, जो एक ही इंस्टीट्यूशन के ऊपर पड़ता है, एक ही संस्था के ऊपर जब पड़े, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसलिए मैंने कहा मारोगे तो रोऊंगा, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? मारा किसी को, रोया कोई और, मीन्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट आर ऑन डिफरेंट पर्सन। जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स को शिफ्ट कर देता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, यह है कस्टम ड्यूटीज़ को कहते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अब हम आते हैं सब्सिडीज़ के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम NIT निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब निकालते हैं तो उस समय इसकी ज़रूरत है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। सब्सिडीज़ क्या है? सब्सिडीज़ जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। बजट वाले लेसन में आपने ध्यान दिया होगा, पिछले वीडियोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने चर्चा किया है। तो सब्सिडीज़ क्या है? सब्सिडीज़ आर द फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट to the firm and household with the motive of general welfare. Subsidies are the financial oblique economic assistance. Subsidies are the financial/economic assistance given by the government to the firms and households with the motive of general welfare. एग्जाम्पल क्या है? कैश ग्रांट्स, ये सब्सिडी का हिस्सा होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द फर्म्स, subsidy on price of cooking gas to the households, fertilizer subsidies received from the government, etc. Fertilizer subsidies received from the government, etc. Okay, so subsidies reduce the market price of goods and services. Subsidies क्या करता है? Market price of goods and services को घटा देता है। Net indirect tax is equal to what? Indirect tax minus subsidy. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो प्राइस को बढ़ा देता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? जो प्राइस को, प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देता है। वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता है उससे उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। सब्सिडीज क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं को रिड्यूसेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। किसी वस्तु का दाम अगर 10 रुपये है टैक्स, तो उसमें से अगर सब्सिडी सरकार ने दिया तो मतलब 5 रुपये की सब्सिडी हुई मान लीजिए, तो 10 - 5 तो प्राइस को घटाने वाला होता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मार्केट प्राइस MP एंड फैक्टर कॉस्ट FC। जो भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हम निकालते हैं, जो ग्रॉस और नेट मिलाकर 8 होते हैं। ठीक है, तो वो 4 MP पर और 4 FC पर हो जाते हैं। तो 4 - 4 = 8, मतलब ग्रॉस के 2 हो गए, GDP और GNP, और इसी तरह NDP और NNP। इसी तरह GDP FC, GNP FC, NDP FC और NNP FC, तो टोटल 8 हो जाते हैं। फैक्टर कॉस्ट पहले देखते हैं क्या है। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू, फैक्टर जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जानते ही हैं, वहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स टू द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। एक बार और याद करें इसको। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट्स, जितने भी फैक्टर पेमेंट्स किए गए किसके द्वारा? बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स टू द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, नीचे दिया हुआ है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। अब यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर पेमेंट्स। ह्यूमन लेबर, लैंड, हमारा जो बोलने का सीक्वेंस है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर है ह्यूमन लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बोलता हूँ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एक आदत बन चुकी है। तो यहाँ पर क्या दिया है? लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्स, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे फैक्टर्स हो। इन्हीं सब फैक्टर्स को कंबाइन करने से कोई भी प्रोडक्शन होता है। तो लेबर को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और ये लैंड को क्या मिलता है? रेंट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट हम समझ में आ गया। ये फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट, द टर्म फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द प्राइसेज ऑफ प्रोडक्ट्स एज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द टर्म फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द प्राइसेज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, वस्तुओं की जो कीमत है, वस्तुओं की कीमत है एज रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जिस रूप में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलते हैं उसी प्राइस को हम, मतलब इनका जो ओरिजिनल प्राइस है, मान 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 40 रुपये, 40 रुपये फैक्टर कॉस्ट, ये है करने का मतलब ये। ठीक है, अब इस की टर्म्स को हम देखते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, इसके बाद फिर हम मार्केट प्राइस क्या ऊपर आएंगे। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टुगेदर दीज हेल्प विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Labor, human physical effort used in production. Capital, factors of production which has itself been produced
and which is not generally entirely consumed in the production process, that is capital। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प तो करता है लेकिन एग्जॉस्ट नहीं होता है, वो कई सालों तक चलता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच हैज इटसेल्फ बीन प्रोड्यूस्ड एंड विच इज़ नॉट जनरली इंटायरली कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which has itself been produced and which is not generally entirely consumed in the production process. Land, natural resources used in production, either fixed or consumed. Entrepreneurship, the task of organizing, coordinating and risk taking during production. इसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। Wages and salaries, payments for the services which are rendered by human labor. Interest, payment for services which are provided by capital. Rent, payment for services which are provided by land or natural resources. Profits, payment for the services which are provided by entrepreneurship. अब आते हैं, अगला चरण है, अभी तक हमने फैक्टर कॉस्ट के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा किया था, अब हम मार्केट प्राइस के बारे में चर्चा करेंगे। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में जिस दाम पर वस्तुओं को बेचा जाता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सम टोटल क्या है? फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी हमने देखा था क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम किससे जोड़ते हैं? फैक्टर कॉस्ट को, हमको क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइसेज आर द प्राइसेज ऑफ प्रोडक्शन एज पेड बाय द कंज्यूमर्स। मार्केट प्राइसेज आर द प्राइसेज ऑफ प्रोडक्ट्स एज पेड बाय द कंज्यूमर्स। अब आते हैं डिड यू नो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। व्हेन द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज देयर मार्केट प्राइसेस गो अप। ठीक है, जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर तो उसका बढ़ जाता है। ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्रू टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको, ये टैक्स किसको जाता है? सरकार को जाता है। वी हैव टू डिडक्ट देम फ्रॉम मार्केट प्राइसेस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ एक्चुअली एक्रूज टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो हमको उसमें से माइनस करना होता है। ठीक है, वी हैव टू डिडक्ट देम फ्रॉम मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस से हम अगर NIT को माइनस कर दें तो वो जो वास्तव में प्रोड्यूसर्स को मिलता है वो मिल जाएगा। सिमिलरली देयर मे बी सब्सिडीज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है ऑन द प्राइसेज ऑफ सम कमोडिटीज, कुछ वस्तुओं के ऊपर सब्सिडीज देती है। सो वी नीड टू ऐड सब्सिडीज टू द मार्केट प्राइसेज टू अराइव एट फैक्टर कॉस्ट। इसलिए फैक्टर कॉस्ट पाने के लिए जब सरकार सब्सिडी देती है तो सब्सिडी से प्राइस डाउन होते हैं, तो उसको हम ऐड करना होगा अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर जाना चाहते हैं। सो वी नीड टू ऐड सब्सिडीज टू द मार्केट प्राइसेज टू अराइव एट द फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? मार्केट प्राइसेज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, और फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइसेज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी को बाइफरकेट किया है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, चूँकि माइनस इसलिए। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। चलिए, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब ये देखिए, ग्रॉस है, ये नेट है। तो ग्रॉस नेट से जब हमको ग्रॉस की तरफ जाना होगा तो डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है, ग्रॉस से नेट आना होगा तो डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल, नेट प्लस डिप्रिसिएशन ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। मार्केट प्राइस सिमिलरली, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट आना है तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें सब्सिडी जोड़ देंगे। ठीक है, या इसी कॉन्सेप्ट को हम दोनों को दो न लिख के हम यहाँ कहीं के क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। कभी कभी क्या सब्सिडी दिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा, तो हमने मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। अब फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो प्लस NIT कर देंगे, या फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जो ऐड करेंगे और सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्जन चार्ट हो जाता है।
कभी यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है कि फैक्टर कॉस्ट से हम जब जा रहे हैं तो माइनस सब्सिडीज़ हो रहा है, ठीक है, ये नहीं होना। ये मार्केट प्राइस से जब आ रहे हैं, मार्केट प्राइस इधर आ रहे हैं तो सब्सिडीज़ हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, और यहाँ पर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू होती है, यहाँ माइनस कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, मार्केट प्राइस से हम नेट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं और एनआईटी कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो एनआईटी का वैल्यू होता है क्या, यहाँ ध्यान देंगे कि आईटी माइनस सब्सिडीज़, तो जब हम ब्रैकेट में होगा तो ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ देखिए प्लस है। तो मार्केट प्राइस में जब हम टैक्स लगाते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं और सब्सिडी से प्राइस से घटते हैं, इसलिए हमको यहाँ से ऐड करना होगा, तब जाके हम फैक्टर कॉस्ट में आएंगे, जिसकी चर्चा हमने पहले किया हुआ था। टॉप टिप क्या है, द वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म वी हैव सो फार कैलकुलेटेड इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVMP. Gross value added at market price GVMP of a firm is equal to value of output minus intermediate consumption. Therefore, net value added at market price NVMP of a firm is equal to GVMP minus depreciation. Gross value added at a factor cost GVFC of a firm is equal to GVMP minus net indirect taxes or indirect taxes minus subsidies. Net value added at factor cost NVFC of a firm is equal to GVMP minus depreciation minus net indirect taxes, ओके, और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसी बात को मैं यहाँ कर रहा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। डिड यू नो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVFC of a firm is distributed among its 4 factors of production, namely labor, capital, entrepreneurship and land. Therefore, wages, interest, profits and rents paid out by the firm must added up to NVFC of the firm. NVFC is equal to sum of factor payments. ये ध्यान रखना होगा। इसी तरह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अगर इसको हम ध्यान से देख लें, ठीक है, इसके आंसर भी दिए हुए हैं, है ना, इसमें दिया हुआ है, सब सारे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, और इसके बाद ये इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इसको देख लेंगे आप। अब इसकी व्याख्या क्या करना है, ठीक है। इसी तरह एक दो और क्वेश्चंस हैं, देख लें इसको भी। इसके भी आंसर दिए हुए हैं, इसको भी देख लें सोल्यूशन के लिए। नंबर 6 सेल्स, चेंज इन स्टॉक, डिप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट GVAMP निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। GVAMP में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, और सेल्स दिया हुआ है, और यहाँ एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो सेल्स में हमारा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट दोनों आता है, ये ध्यान रखना होगा। डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो GVAMP निकालना, तो डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, NVFC पहले निकाल लेंगे, NVFC में डिप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ये आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेज है, GVAMP इनडायरेक्ट टैक्सेज है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये दिया हुआ है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस करते हैं, NVFC में प्लस कर देंगे, कहीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं, इंटरमीडिएट GVAMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं, सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं, तो NVFC वैल्यू ऑफ आउटपुट ये निकल के आता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू एडिशन, जब वैल्यू एडिट करेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये कर दिया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVAMP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडिशन GVAMP, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दिया GVAMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, ठीक है। नोट वैल्यू ऑफ सब्सिडीज इज नॉट गिवन, इट मीन्स नो सब्सिडीज आर रिसीव्ड बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट। चलिए ये भी ये नोट, ठीक है, वैल्यू ऑफ सब्सिडीज इज नॉट गिवन,
ठीक, इस तरह एक और देख लें, इसके भी सोल्यूशन दिए हुए हैं। पहले प्रैक्टिस से ठीक करना चाहिए जिससे कि आसानी हो। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट NVFC दिया हुआ है, NVFC दिया हुआ, निकालना क्या है, सेल्स निकालना है। तो सेल्स निकालना मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स मालूम नहीं है तो हमको इधर से निकालना पड़ेगा, GVMP करना पड़ेगा। GVMP दिया हुआ है, NVMP दिया हुआ है, NVM से GVMP निकाल लेंगे। NVMP का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स और माइनस नेट डिक्रीज इन स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ऑफ फैक्टर फिक्स्ड कैपिटल प्लस सब्सिडीज। ये पूरा एक ही लाइन में दिया हुआ है, इसको हम अलग अलग तोड़ के बताते हैं, इसने एक ही लाइन में दिया हुआ है। इससे घबराना नहीं है, आप लोग तोड़ के ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार जो डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको आप ब्रेक करके बनाएंगे। अब उसी क्वेश्चंस को जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है इसको मैंने एलिवेट कर दिया क्योंकि समझ में नहीं आता। देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक व्हेन देयर इज़ अ अनसोल्ड स्टॉक्स आर देयर। तो अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रॉस GVMP प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये कर दें, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये ऐसे उतार दिया मैंने। इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो NVFC प्लस NIT, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू MP होता है, प्लस IT प्लस CFC। जब नेट से ग्रॉस जाते हैं तो हम उसको डिप्रिसिएशन जोड़ना पड़ता है, तो इससे हम इधर आ रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, सॉरी इसमें हम ऐड करेंगे तब तो ये आएगा, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ हमने क्या, NBFC फैक्टर कॉस्ट प्लस IT, NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी होता है, ओके, NIT का फॉर्मूला, तो इसको हमने यहाँ ब्रेक करके दिखाया है, प्लस ये ऑलरेडी है और यहाँ पर CFC ऑलरेडी है, ये भी है और ये भी है। फिर आगे आते हैं NVFC, अब इसको सारे को इधर लेके जा रहे हैं, तो NVFC इज इक्वल टू सेल्स, ऑलरेडी ये सेल्स यहाँ है, चेंज इन स्टॉक यहाँ है, चेंज इन स्टॉक माइनस ये इधर आ गया तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये IC इधर आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सॉरी ये तो IT है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ था, सॉरी ये प्लस है तो माइनस हो गया यहाँ पर, प्लस सब्सिडी, ये माइनस था तो इधर आ गया तो प्लस हो गया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ नहीं इसलिए हमने यहाँ जीरो ले दिया गया, माइनस CFC यहाँ है, प्लस है तो माइनस हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए NABFC इक्वल टू सेल्स माइनस नेट डिक्रीज इन स्टॉक्स, चूँकि चेंज इन स्टॉक में क्या दिया हुआ है, नेट डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डिक्रीज नेट माइनस नेट डिक्रीज इन स्टॉक्स, डिक्रीज इसलिए नेगेटिव होगी, माइनस IC और प्लस सब्सिडी माइनस जीरो में CFC कर दिया। अब इसी चीज़ को यहाँ देखिए, NBFC सेल्स है हमारा और माइनस नेट डिक्रीज इन स्टॉक्स, ये आ गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा इंटरमीडिएट, ठीक है, फिर से देखते हैं, NBFC सेल्स है हमारा, नेट डिक्रीज इन स्टॉक्स, नेट डिक्रीज इन स्टॉक्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, CFC लिखा है मैंने, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ओके, और प्लस सब्सिडीज, इसके बाद यहाँ वैल्यू दिया और वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जरा अगर हम सॉल्व क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू।